Welcome to वीना पानी ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। बच्चों, हम लोग आप लोग के सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो मैंने आप लोग को समझाया था काफ़ी चीज़ों को लेकर के। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से। देखिए, भारत में गुर्जर प्रतिहास और पाल्स, इन दोनों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कशन किया था। देखिए, हिस्ट्री का आप धीरे धीरे आगे की तरफ देखते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए ऑर्डर में हैं। मतलब अगर डेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इस समय जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये 700 से 1200 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसके बारे में आप लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग जो देखेंगे तो एक 16 से लेकर के एक नई हिस्ट्री शुरू होती है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज भारत में आते हैं। वहां से एक नई स्टोरी शुरू होती है, नई चीजें वहां से आती हैं। इस समय आप लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों ने गुर्जर प्रतिहार और पाल्स इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे बेटा राष्ट्रकूट के बारे में। ठीक है, राष्ट्रकूट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो आइए कुछ चीजों को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रकूट्स जो थे ये भारत में 1753 सीई से लेकर के आप इनका जो कंटिन्यूस देखिए 1753 में इन लोग की एस्टेब्लिशमेंट होती है और 1973 तक ये भारत के दक्षिण भारत में डेक्कन प्लेटू की तरफ ये लोग शासन करते हैं। डेक्कन इंडिया में ये लोग शासन करते हैं। बात को चलिए समझते हैं। जिस समय नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में गुर्जर प्रतिहार अपना शासन कर रहे थे, जिस समय गुर्जर प्रतिहार अपने आप को डेवलप कर रहे थे, जस्ट उसी समय क्या था, जिस समय नॉर्दर्न इंडिया में गुर्जर प्रतिहार थे और ईस्टर्न इंडिया में आप लोगों ने देखा था पाल्स थे, उसी समय सदर्न इंडिया में जो थे वो राष्ट्रकूट अपने आप को लगातार डेवलपमेंट कर रहे थे। उन लोग शासन कर रहे थे सदर्न इंडिया में। ठीक, और इसकी जो इस डायनेस्टी की जो एस्टेब्लिशमेंट किया वो किया था दांती दुर्ग। किसने? दांती दुर्ग ने। दांती दुर्ग, जिसको दांती वर्मन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दांती वर्मन में इसको हिस्ट्री में कहा जाता है। तो दांती दुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना किया था और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट किया था इसने 753 में। उससे पहले कुछ चीज और समझ लीजिए। भारत में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था चालुक्य। क्या था? चालुक्य। ये कोई पहले से कोई इंडिपेंडेंस डायनेस्टी नहीं थी बेटा, ये चालुक्य डायनेस्टी के अंतर्गत ये लोग थे। ठीक है, लेकिन 1753 में अपने आप को इंडिपेंडेंट रूप से एक नई डायनेस्टी के रूप में ये लोग अपने आप को शामिल करते हैं। चालुक्य से दांती दुर्ग अलग करके एक नया डायनेस्टी बनाते हैं जिसका नाम देते हैं राष्ट्रकूट। ठीक है, इस डायनेस्टी की खास बात है बेटा कि लोगों ने डेवलपमेंट कभी किया और दक्षिण भारत में अपने आप को पूरी तरह से मजबूत किया। ठीक है, और दक्षिण भारत में काफी कह सकते हैं आप लोग कि मजबूत, अपने आप को काफी मजबूती से इन लोगों ने दक्षिण भारत की तरफ शासन किया इस टाइम ऑफ पीरियड में। और जो हम हमेशा बात करते हैं, जब भी किसी डायनेस्टी को उठाते हैं तो हम सिर्फ उनके किंग्स के बारे में नहीं बल्कि उनकी डेवलपमेंट्स और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों ने एलोरा की जो गुफा थी वहां पे कैलाश मंदिर, वो इसके किंग कृष्ण प्रथम, ठीक है, कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर भी बना। एलोरा में कैलाश मंदिर की भी स्थापना किया। ठीक है, एलोरा में कैलाश मंदिर की भी स्थापना किया, उसको बनवाया। ठीक है, राष्ट्रकूट की खास विशेषता ये थी बेटा कि इस टाइम ऑफ पीरियड में सदर्न इंडिया में इन लोगों ने अपने आप को काफी मजबूत किया। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कन्नौज के बारे में, और कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट क्यों था ये हमने आपको बताने की कोशिश किया था। और आज एक बार फिर से हम आपसे बात करेंगे कन्नौज के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने राष्ट्रकूट के बारे में जाना कि इनका टाइम पीरियड था और इनकी जो इस डायनेस्टी को जो एस्टेब्लिश किया था उसने दांती दुर्ग ने किया था, जिसको दांती वर्मन भी कहते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे बेटा इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में, जिसको हिस्ट्री में इन तीनों ने एक ही प्लेस के लिए काफी सारे बैटल्स लड़े, काफी संघर्ष किया, काफी स्ट्रगल किया। वो प्लेस था कन्नौज। देखिए, कन्नौज के लिए राष्ट्रकूट, पाल्स और आपके तीसरे जो थे गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों ने कन्नौज के लिए काफी इसलिए संघर्ष किया। रीजन ये था बेटा क्योंकि कन्नौज जो थी वो उस समय
अगर कन्नौज देखा जाए तो नॉर्दर्न इंडिया में था और ये गंगा वैली में स्थित था, गंगा वैली का क्षेत्र था और उत्तर भारत में था और काफी उपजाऊ मतलब एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध इलाका था। ऐसा माना जाता था कि जो कन्नौज के पे शासन कर ले उस समय मेडिवल पीरियड में, जो कन्नौज पे शासन कर ले वो एक तरह से अपने आप को बहुत ही मजबूती से बढ़ा सकता है। कन्नौज जो था वो प्रॉस्पेरिटी का उस समय प्रतीक बन चुका था बेटा। कन्नौज, अगर कन्नौज के ऊपर आप अपना कन्नौज को अगर आप जीत लेते हैं तो एक तरह से आप बहुत ही प्रॉस्पेरियस अपने आप को बना सकते हैं। ठीक है, तो कन्नौज को लेकर के तीनों आपस में कंटिन्यूअस इन तीनों ने आपस में बैटल्स भी लड़े और जस्ट इन्हीं बैटल्स का फायदा उठा करके राजस्थान और सौराष्ट्र में क्या होता है कि डायनेस्टी जिसका नाम होता है राजपूत, ठीक है, ये अपना इफेक्ट शुरू करते हैं और राजपूत जो होते हैं ये राजस्थान में स्पेशली शासन करते हैं और ये उनका जो इफेक्ट होता है राजस्थान में ये आप कह सकते हैं कि 9 to 12 सेंचुरी तक होता है। ठीक है, 9 to 12 सेंचुरी तक ये लोग क्या करते हैं कि राजस्थान और सौराष्ट्र इस पोर्शन पर अपना एस्टेब्लिशमेंट रखे रहते हैं और कहा जाए तो 20 सेंचुरी तक, ठीक है, राजस्थान में इन लोग का प्रभाव रहता है। राजपूत के बारे में हम आप लोग से बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान राजपूत डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे और पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो कुछ हमें पता चलता है वो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके टाइम पीरियड के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान राजपूत डायनेस्टी की जिसका देखिए इसके अंतर्गत चाहमान या चौहान वंश आता था। ठीक है, चौहान डायनेस्टी उसके अंतर्गत ये थे किंग पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इनका जो टाइम ऑफ पीरियड था वो 1168 से लेकर के बेटा 1192 तक था। इस समय तक ये थे और इतने समय तक के लिए राजा थे। 1192 में जब मोहम्मद गौरी के द्वारा ये तराइन के सेकंड बैटल में हारते हैं और तब फिर इनकी डेथ होती है, तब फिर वहां से पृथ्वीराज चौहान की जो होता है वो पृथ्वीराज चौहान की डेथ होती है। ठीक है, और बात को आप लोग समझिएगा 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ इनका पहला बैटल होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट उसके एक साल बाद 1192 में सेकंड बैटल में तराइन के ये हार जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी एक बार पुनः जीत जाता है। ठीक है, फर्स्ट बैटल में हारता है लेकिन सेकंड बैटल में जीत जाता है। हम आगे कवर भी करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, आपको मैं काफी चीजें बताऊंगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में उस समय के कवि चंद बरदाई, उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, चंद बरदाई। इन्होंने अपनी किताब जिसका नाम था पृथ्वीराज राशो, इस बुक में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया है। काफी चीजों का उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है, काफी चीजों का उन्होंने वर्णन किया है और उस किताब के द्वारा हमें उस समय काफी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड उस समय के भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है बेटा, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मेरा टाइम इसलिए देखिए। तो आप लोगों ने राजपूत और चौहान को देखा कि भले ही इनका जो टाइम ऑफ पीरियड छोटा था लेकिन इन लोगों ने जिस पोर्शन में राज किया, जहां पर इन लोगों ने शासन किया, वहां पर अपने आप को काफी मजबूती से एस्टेब्लिश भी किया। हम बेटा बात करेंगे टर्किश इन्वेंशन की, भारत में तुर्कों की आक्रमण की। ठीक है, और भारत में जब तुर्क आते हैं, ठीक है, वहां से देखिए सबसे पहले भारत में तुर्क आक्रमण करते हैं, फिर कुछ समय बाद मुगल। ठीक है, तो यहाँ से भारत में अब फॉरेन जो यहीं से बेटा शुरू होता है, तुर्क आते हैं फिर मुगल। ठीक है, और उसके बाद फिर इन दोनों के बाद 1526 में जब भारत में बाबर आता है। ठीक है, और 1526 में बाबर के आने के साथ ही और उससे पहले तुर्क के आने के साथ तुर्क, बाबर, ब्रिटिश, इन तीनों के कंटिन्यूअस अपने अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड में आने का भारत पर अटैक इनके होते हैं। टर्किश इन्वेंशन की अगर हम बात करें बेटा तो देखिए इनमें जो सबसे प्रमुख दो लोग हैं जिनके बारे में आप लोग को जानना है, उसमें पहला है महमूद गजनवी। ठीक है, और दूसरा बेटा वो है मोहम्मद गौरी। ठीक है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये दोनों तुर्क थे और भारत में इन दोनों का जो अटैक होता है वो अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड में होता है। ठीक है, लेकिन दोनों ने ही भारत को काफी उस समय के जो भारत में छोटी छोटी जो डायनेस्टीज थी इनसे लड़ करके, इनसे जीत करके भारत में काफी अपना इफेक्ट अपने आप को एस्टैब्लिश किया, काफी अपना इफेक्ट दिखाया। उसमें बेटा हम बात करेंगे सबसे पहले महमूद के बारे में। ठीक है, महमूद जो था अफगानिस्तान से आया था और अफगानिस्तान का एक शहर था जिसका नाम था गजनी। ठीक है, वहां से महमूद भारत में आया था
और भारत में इसने 17 टाइम्स, इस बात को याद रखिएगा, इसने 17 टाइम्स, और वो 17 टाइम्स का जो पीरियड था वो था 1000 से लेकर के 1027 के बीच में। ठीक है, महमूद कौन था? अफगानिस्तान में गजनी का स्थान है, वहां पर एक किंग था, और वहां पर उसने 1997 से 1030 तक उसने वहां पे शासन किया। ठीक है, और भारत में 1000 से लेकर 1027 सी तक इसने लगातार 17 बार भारत में इसने आक्रमण किया, एक करके 17 बार इसने भारत में अटैक किया, और हर बार भारत के इन्हीं छोटे छोटे डायनेस्टी से लड़ता था, जीतता था, और यहाँ से लूटपाट करके चला जाता था। जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो अटैक था वो 15वां होता है बेटा 15th, जिसमें वो भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, और वहां से काफी मात्रा में भारत से आभूषण और उस मंदिर की चीजों को भारत से लूट कर ले जाता है। ठीक है, और महमूद के बारे में दूसरी चीज जो आप लोगों को जाननी चाहिए कि जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो अपने साथ एक कवि, ठीक है, उसको भारत में लेकर आया जिसका नाम था अल-बरूनी, जो कि भारत में उसको लेकर के अपने साथ आता है, और अल-बरूनी भारत में आकर के संस्कृत सीखता है, और फिर उसने एक किताब जिसका नाम था किताब उल हिंद, इस किताब की रचना करता है, और इस किताब के द्वारा हमें उस समय की चीजों के बारे में पता चलती है, और काफी ज्यादा जानकारी हमें महमूद गजनवी के बारे में और उस समय की चीजों भारत के इनकी स्टेट और इनकी जो ये लूटपाट थी 17 टाइम्स की, इसके बारे में जानकारी मिलती है। मोहम्मद गौरी के बारे में बेटा हम आपको बताएंगे। देखिए, मोहम्मद गौरी भारत में इसका जो इसका जो बैटल था 1192 में, जब ये पृथ्वीराज चौहान से पहला जो बैटल होता है उसमें हार जाता है, लेकिन सेकंड बैटल में अपने आप में मजबूत करता है। सेकंड बैटल में इसकी जीत के साथ ही भारत में एक बार फिर से एस्टैब्लिशमेंट होती है, और अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड में इनके अटैक्स से भारत में जो फॉरेन अटैक्स की उनकी स्टार्टिंग हो जाती है। देखिए, इनसे पहले भी अटैक्स होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में, लेकिन इनके अटैक्स से जो भारत की छोटी छोटी डायनेस्टी जो आपस में लगातार कंटिन्यूअस लड़ा करती थी, इनका फायदा उठा करके ये लोग आते थे और लूटपाट करते थे और वापस चले जाते थे। इन बैटल्स से काफी ज्यादा भारत में इन लोग को मजबूती मिली और अपने आप के लोग डेवलप कर पाए। बेटा आगे हम इन लोग को काफी डिटेल में इन सारी चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है, और आप लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा और बाकी चीजों को डिटेल से हम फिर से बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।